हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। 100+ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोवर्ब्स जो कि एसएससी और बाकी एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती रही हैं, इस सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 3 है। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पिछली 2 क्लासेस में मैंने आपको 10 प्रोवर्ब्स पढ़ाई, यानी कि टोटल में 20 प्रोवर्ब्स पढ़ाई। तो आज हम उसी से आगे चलेंगे, यानी कि फ्रॉम 21 टू 30। राइट, स्क्रीन पे आपको 3 प्रोवर्ब्स दिख रही हैं। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, ये पहली प्रोवर्ब है। देन वी हैव हेस्ट मेक्स वेस्ट, और फाइनली इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। आइए इसे समझते हैं। आइए बारी बारी से इन तीनों को समझते हैं। पहली जो प्रोवर्ब है, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, ये एक बहुत ही पॉजिटिव प्रोवर्ब है। स्पेशली इसे तब यूज़ किया जाता है व्हेन यू आर कॉट अमिट्स डिफ़िकल्टी, जब आप मुश्किलों के बीच में, मुसीबत के बीच में फंसे हुए हों और आपको लगे देयर इज़ नो वे टू एस्केप, बचने का कोई रास्ता ही नहीं है, मैं मर ही जाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मतलब तो वहाँ पर ये प्रोवर्ब काम करती है। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। इसका मतलब है देयर इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव साइड टू एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। हर वो विषम परिस्थिति जिसमें आप फंसे हुए हो, उसका एक सकारात्मक पहलू भी होता है। मतलब उससे निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है, या उस डिफ़िकल्ट स्टेट के छट जाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। मतलब कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। जहाँ पे सब खराब होगा, वहाँ कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। जैसे अगर मैं रामायण के एक पात्र रावण का उदाहरण लूँ, मैं पक्ष नहीं ले रहा रावण का, फिर भी अगर मैं रावण का उदाहरण लूँ तो रावण में तमाम प्रकार की कमियां थी। वो बहुत प्रकार से दुष्ट था, बहुत अत्याचारी था। उसने सीता का हरण करके यूँ मानिए कि दुनिया की सबसे बड़ी गलती एक तरीके से की थी। लेकिन इन सब के बीच में एक खूबी गिनी जा सकती है रावण की, वो ये कि रावण ने सीता को कभी सीता की इच्छा के खिलाफ जाकर स्पर्श करने की कोशिश नहीं की। वो सीता को जीतना तो चाह रहा था, वो चाह रहा था सीता को टू बी हिज वाइफ, लेकिन वो सीता की हाँ का ही वेट कर रहा था। जबरदस्ती वो सीता को जीतना नहीं चाह रहा था। वो जबरदस्ती उठा के जरूर लाया था, लेकिन जबरदस्ती सीता को जीतना नहीं चाह रहा था। सो एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। कोई बंदा जो जो बहुत बड़ा गुंडा है, बहुत भ्रष्ट है, एक तरीके से मारपीट सब करता है, वही व्यक्ति साल में एक बार गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह भी कराता है। क्या है ये? एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। या आप एक और सिचुएशन में जाइए। जब मैंने पद्मावत मूवी देखी तो मुझे समझ में आया, मैंने ऐसे तो बहुत ज़्यादा हिस्ट्री नहीं पढ़ रखी थी, तो मुझे समझ में आया अलाउद्दीन खिलजी कितना बदतमीज़ हुआ करता था। तो उसमें एक सीन है कि जब रानी पद्मावती अपने राजा को छुड़ाने के लिए दिल्ली पहुंच जाती हैं, तो दुश्मनों के बीच पहुंच जाती हैं। तो उन्हीं दुश्मनों में जो अलाउद्दीन होता है, उसकी जो बेगम होती, मेहरुनिशा शायद उनका नाम होता है, उन्होंने ही मदद की थी पद्मावती और उनके उनके पति राजा रवल सिंह को बाहर निकलने में। दिस इज वॉट एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। मतलब खराब लोगों के बीच में कोई अच्छा व्यक्ति भी है, एंड देयर इज ऑलवेज अ वे आउट। हमेशा एक रास्ता होता है। ये आया कहाँ से है? जब आसमान में बहुत सारे बादल छा जाते हैं। देखिए, क्लाउड्स का संबंध हमेशा मुश्किलों से है, मुसीबत से है। कहते हैं ना, संकट के बादल मंडरा रहे हैं, आफत के बादल मंडरा रहे हैं। तो बादल मतलब आफत, लेकिन कभी कभी इन्हीं बादलों के बीच से हमें सूरज की रोशनी भी दिख रही होती है। तो हमें लगता नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा। अब आप ऐसे समझो कि आज आप एक किसान हैं और अभी खेत में ना बीज बो करके आए हैं। घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि आसमान में घने घने बादल छा गए। अब आपको तो मन ही टूट जाएगा ना। अब आपको लगेगा सब बर्बाद हो जाएगा, मैं तो कहीं का नहीं बचूंगा। ये आपके लिए क्या है? एक चुनौती है, एक एक एडवर्स स्टेट है। लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि इन्हीं बादलों के बीच से सूरज की रोशनी हल्की हल्की आ रही। फिर आपको लगता है नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये बादल छट
जाएंगे। मतलब जब आप परेशानियों से घिरे हुए हों और फिर आपको लगे कि ये परेशानियां दूर भी हो सकती, छट भी सकती हैं, तो कहते हैं एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। हाँ, मैंने ज़्यादा समय ले लिया, लेकिन ये फ्रेज़ बहुत डिज़र्विंग फ्रेज़ थी, तो मुझे लगा कि मुझे डिटेल में इसे आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। आई गॉट अ मच बेटर जॉब आफ्टर लूजिंग माई लास्ट वन। किसी की पुरानी नौकरी चली गई और उसके बाद उसको जो जॉब मिली वो ज़्यादा बेहतर थी। जब उसकी वो नौकरी चली गई तो उसको बहुत दुख हुआ, लेकिन जब बाद में नौकरी मिली दूसरी तो वो और बेहतर थी। एज वी से एवरी क्लाउड डज हैव अ सिल्वर लाइनिंग। जैसे बहुत से लोगों की कोविड के टाइम पे जॉब चलेगी, बहुत से लोग आज तक जो है परेशान हैं, आज तक वो उतना बढ़िया स्टेबल नहीं हो पाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी कोविड में जॉब चली गई तो उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करी, खुद का बिजनेस शुरू किया और आज वो बेहतर कर रहे हैं। तो एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। हेस्ट मेक्स वेस्ट एक सिंपल फ्रेज है, बहुत ही सिंपल फ्रेज है। जल्दी का काम शैतान का, है ना, जल्दी का काम शैतान का। तो लिखा हुआ डूइंग समथिंग टू क्विकली रिजल्ट्स इन मिस्टेक्स। जब आप किसी काम को कुछ ज़्यादा ही तेजी से करना चाहते हैं तो उससे गड़बड़ी भी हो जाती है। डोंट रश थ्रू योर असाइनमेंट, रिमेंबर हेस्ट मेक्स वेस्ट। आप जिस असाइनमेंट को कर रहे हैं इसको केयरफुली करिए, सावधानी पूर्वक करिए, रश मत करिए, हड़बड़ाहट में मत करिए, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का। 22 एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेज है, बहुत ही पॉपुलर प्रोवर्ब है ये। इट इज़ नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। इट इज़ नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। मैं पिछली क्लासेस में भी बता चुका हूँ कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये भी देखा गया है कि प्रोवर्ब्स का मीनिंग नहीं पूछा गया, बल्कि प्रोवर्ब्स का स्ट्रक्चर पूछ लिया गया। जैसे इट इज़ नो यूज़ के बाद क्राइंग लिखा है, तो हो सकता है क्राइंग के प्लेस पे टू क्राई लिख दें, या क्राइंग लिखें, या क्राइंग लिखें लेकिन उसके आगे इन लगा दें, इन क्राइंग। समझ रहे हैं ना, इस तरीके से। तो ये याद रखिएगा, जैसे स्पिल्ट मिल्क है उसकी जगह हो सकता है हॉट मिल्क लिख दें। तो इस बात का ध्यान रखना आपको कि जैसे है वैसे रहेगा। हिंदी में एक कहावत है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। जब मौका हाथ से निकल गया तब रिग्रेट करने से या रोने से कुछ नहीं होगा। यू शुड नॉट बी अपसेट ओवर समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। और आपका सब मतलब एक तरीके से चीज़ें हो चुकी हैं और आपके फेवर में नहीं हुई तो कोई फ़ायदा नहीं, लेट इट गो, लेट इट गो। जैसे कि इंडिया जो है वर्ल्ड कप हार गया तो हम कब तक उसके सदमे में रहेंगे। इंडियंस बहुत इमोशनल होते हैं व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट। तो कब तक आप उसके सदमे में रहेंगे? हार गए तो हार गए, मूव ऑन करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। हो गया सो हो गया, मौका हाथ से गया तो गया, आप क्या कर सकते हैं, है ना, आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक, पहले की गलतियों को लेके अगर आप बहुत रिग्रेट करेंगे तो आगे आप कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, राइट। इसका ये मतलब है, आप समझिए सर, दूध जब तक बाउल में है, कटोरे में है, तब तक बच्चा पी सकता है। लेकिन अगर दूध फैल गया है, जैसे कि इस इमेज में जमीन पे पड़ा हुआ है, तो बच्चे क्या कुत्ता है क्या जो चाट लेगा उसको? नहीं ना, तब तो वो उसके किसी काम का नहीं। उसको पहले ही पी लेना चाहिए था, तब वो खेलता कूदता रहा, पिया नहीं। ये हुआ। द ट्रिप वॉज अ डिजास्टर। हम जिस ट्रिप पे गए थे वो ट्रिप बड़ी बेकार थी, बहुत। बट इट इज़ नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। लेकिन अनुभव है, कभी कभी खराब होता, आप सोचने का क्या फायदा। हो गया सो हो गया। स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। एवरी डॉग हैज इट्स डे एंड नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। 24, 25 एंड 26। आइए पढ़ते हैं। स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट, इसका मतलब है कि जब परिस्थितियां अनुकूल हों तब आप मैक्सिमम एडवांटेज लेने की कोशिश करें, और आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए, आयरन का मतलब लोहा, ये लोहार से आया है। ठीक, लोहार जब लोहे को एक धार दे रहा होता है, शेप दे रहा होता है, आप इस इमेज का सहारा लीजिए, तो ऐसा वो तब करता है जब लोहा गर्म हो। पहले वो लोहे को आग में तपाता है और फिर वो उसे उठाता है और उसे पीटता है, धार देता है, शेप देता है। लेकिन ये तभी तो कर सकता है ना जब लोहा गर्म है। अगर लोहा गर्म नहीं है तब नहीं। तो जब तक लोहा गर्म है तभी तक ये हो सकेगा ना। तो जब तक परिस्थितियां अनुकूल हैं, जितना बेनिफिट ले सकते हैं ले लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। इस तरीके से
जैसे आपको मैं पॉलिटिकल एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आप जिस पार्टी को फेवर कर रहे थे उस पार्टी का बंदा जो है एमएलए बन गया, ठीक। अब आप ये सोच रहे हैं कि 5 साल तक मेरे पास मौका है, जो भी एडवांटेज मुझे लेना मैं ले लूँ, क्योंकि 5 साल बाद चुनाव होगा, हो सकता है बंदा हार जाए। सो वी शुड स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। समझ में आया ना आपको? अच्छा, इस प्रोवर्ब में ये भी ध्यान रखना है, ये जो वाइल है, वाइल, इसकी जगह पे वेन नहीं आना चाहिए, या कोई भी कनेक्टर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब गर्म है नहीं, जब तक गर्म है, क्योंकि लोहा गर्म होने के बाद 10 मिनट में ठंडा नहीं हो जाता, या 2 मिनट में तो बिल्कुल ठंडा नहीं होता, 10-15 मिनट तक वो गर्म रहता है। तो जब तक वो गर्म है, जब वो गर्म नहीं, जब तक वो गर्म है। Grab an opportunity at the most favorable time. To overtake your competitor, you should strike the iron while it is hot. अगर आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलना चाहते हैं तो सही समय का इंतजार करें, या जब सही समय हो उस बीच में ऐसा करें। Every dog has its day. इसका मतलब है हर किसी का दिन आता है, बोलते नहीं अपना टाइम आएगा, सबका दिन आता है, सबके दिन बहुरते हैं, सबकी लाइफ में ग्रोथ होती है, हर कोई पीक पे जाता है, कभी ना कभी हर कोई सफल होता है। एवरीबडी अचीव्स सक्सेस समडे और द अदर, टुडे और टुमारो, आज नहीं तो कल। एवरीवन अटेन सक्सेस एट सम पॉइंट इन देयर लाइव्स, हर कोई अपने जीवन में कभी ना कभी सफल जरूर होता है। इस प्रोवर्ब को हम कब इस्तेमाल करते हैं? इस प्रोवर्ब को बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब कोई बहुत निराश है, हताश है, परेशान है, उसे लग रहा है कि यार कुछ नहीं होगा मेरे साथ, है ना, मेरे पे फेलियर का ही टैग लगा रहेगा, नथिंग इज गोइंग राइट, और आदमी बहुत ही डिप्रेशन में है एक तरीके से। तब आप उसको कंसोल करने के लिए, उसको इनकरेज करने के लिए कहते हैं यार ये तो लगा रहता है, और फिर आज नहीं सफल हुए तो क्या कल भी नहीं होगे? नहीं, इवन एवरी डॉग हैज इट्स डे, सबका दिन आता है, तुम्हारा भी आएगा। इसलिए कहा जाता है कि इवन कुत्ते का भी दिन आता है, तो तुम तो आदमी हो, तुम्हारा तो आएगा ही आएगा सर। So when you are in depression, when you feel that आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, तब ये बात बोली जाती है, डोंट वरी, एवरी डॉग हैज इट्स डे, सो विल यू, तुम्हारे साथ भी होगा, सबका दिन आता है, तुम्हारा भी आएगा। प्लीज डोंट गिव अप जस्ट बिकॉज यू वर रिजेक्टेड ट्वाइस। रिमेंबर, एवरी डॉग हैज इट्स डे। आप मोहम्मद गौरी या गजनवी वाला मामला याद करिए, पृथ्वीराज चौहान के साथ उनकी 17-18 बार लड़ाई हुई, बताइए। हमारे हीरो पृथ्वीराज चौहान ही हैं, गजनवी या गौरी नहीं। लेकिन इस पर्टिकुलर स्टोरी में एक चीज तो अच्छी सीखने वाली है ना, वो ये कि गौरी या गजनवी के एफर्ट्स की परसिस्टेंस, कि वो लगातार हार के भी लड़ता रहा, यही तो हुआ था। अंततः वो जीता, हालांकि जब वो जीता तब भी उसने कॉन्स्पिरेसी करी, लेकिन मैं इस कोर्स ऑफ एक्शन की बात कर रहा हूं कि बार बार वो लड़ने के लिए आ रहा था। दैट वाज ग्रेट। सो एवरी डॉग हैज इट्स डे, सबका दिन आता है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, इसका मतलब है आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है, बहुत सिंपल है। जब आपको किसी चीज की जरूरत होगी तो आप उसको पाने की कोशिश भी करोगे। व्हेन यू रियली नीड समथिंग यू फाइंड अ वे टू मीट द नीड। जब आपको सच में किसी चीज की जरूरत होती तो आप एक रास्ता भी निकालते हैं उसको पाने का। When the strap of my sandals came off while I was in the office, I stapled it back. Necessity is the mother of invention, you know. मैं ऑफिस में थी और मेरी सैंडल का जो स्ट्रैप था वो बाहर आ गया, जो बद्दी थी वो बाहर आ गई। अब मैं क्या करती, तो मैंने ना उसे स्टेपल कर लिया। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब जरूरत होगी तो आदमी कुछ ना कुछ तरीका ढूंढेगा ही। 27, 28, 29. Never put off until tomorrow what you can do today. A friend in need is a friend indeed, and two wrongs don't make a right. आइए पढ़ते हैं। Never put off. Put off का मतलब होता है डिले कर देना, कैंसिल कर देना, टाल देना, एक तरीके से पोस्टपोन कर देना। Until tomorrow what you can do today. जो काम आप आज कर सकते हो उसको कल पे ना टालें। कल पे सिर्फ उन्हीं काम को टालें जो आज नहीं हो सकते। जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कल पे बिल्कुल भी ना टालें। डोंट डिले अ टास्क इफ यू कैन डू इट इमीडिएटली। जिस काम को आप अभी कर सकते हैं, तुरंत कर सकते हैं, उसको बिल्कुल भी कल पे ना टालें। डोंट लीव द ड्रॉइंग इनकम्प्लीट। आप ये ड्राइंग कर रहे हैं, इसको पूरा करके जाए, कल पे ना टालें।
यू नो यू शुड नेवर पुट ऑफ अंटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। आज ही कर सकते आज ही करें, फिर आज की जगह थोड़ा सा छोड़ के कल जाएंगे, फिर इधर का जो कलर है वो ड्राई हो जाएगा, कल आप फिर से कलर करोगे, नया कलर आएगा, वो दो अलग अलग शेड्स में नज़र आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। और फिर कल किसने देखा है, कल आपको कोई और काम पड़ जाए तो नहीं आओगे, तो फिर ये तो पेंटिंग इनकम्प्लीट ही रह जाएगी। सो नेवर पुट ऑफ अंटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड का मतलब है वो दोस्त जो मुसीबत के समय साथ दे, काम आए, वही एक सच्चा दोस्त है आपका। वो दोस्त जो मुसीबत के समय साथ दे, वास्तव में वही आपका सच्चा दोस्त है। अ ट्रू फ्रेंड इज वन हु हेल्प्स यू व्हेन यू नीड इट। एक सच्चा दोस्त वो होता है जो आपकी उस वक्त मदद करता है जिस वक्त आपको मदद की ज़रूरत होती है। ही हेल्प मी विद द नोट्स वाइल आई वॉज सिक। जब मैं बीमार था तो मेरे दोस्त ने मेरे नोट्स रेडी किए। यही है सच्चा दोस्त होना। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट का मतलब है कि एक गलत हुआ, अब एक और गलत करेंगे तो सही नहीं हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस नहीं होता, मैथ्स में होता है, लाइफ में नहीं होता। कि किसी ने आपके साथ गलत किया, अब आप उसके साथ गलत करेंगे तो अब सब सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। देखो, हर एक चीज़ समय समय पे बोली जाती है। जैसे को तैसा भी कहा जाता है, टिट फॉर टैट। तो ये भी कहा जाता है टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। सामने वाले ने, जैसे कि कोई आप किसी के घर गए होली मिलने के लिए और उसने आपका ढंग से सत्कार नहीं किया, मान लो नाश्ता ना रखा आपके लिए, घंटे भर बस बतियाता ही रहा, नाश्ता नहीं किया दिलाया आपको। अब वो 2 दिन बाद बंदा आपके घर होली मिलने आता है तो आप भी उसको नाश्ता नहीं देंगे, तो गलत बात है ना। उसने गलत किया तो क्या आप भी गलत करोगे? टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, इस तरीके से। तो इस बात का ध्यान रखना होता है कि किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया तो आप भी उसके साथ गलत करेंगे, ये ठीक नहीं है। जैसे बस के कंडक्टर ने आपसे तेजी से बात करी तो ज़रूरी नहीं कि आप भी उसका जवाब तेजी से ही दें। उसने गलत किया तो क्या आप भी गलत करोगे? ये बेसिकली तब बोला जाता है जब हम अपने बच्चों को मैनर्स सिखाते हैं और पब्लिक लाइफ में अगर उन्हें प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है तो अगर वो कभी कभी फ्रस्ट्रेट होने वाली स्थिति आती है तो बताया जाता है नहीं, उसने सही से वो पेश नहीं आया तो ये नहीं कि तुम भी सही से पेश नहीं आओगे, तुम्हारा बिहेवियर ठीक होना चाहिए। Someone's wrongful conduct is not a justification for acting in the same way. You should not hit her because she hit you. Two wrongs don't make a right. क्योंकि उसने तुमको धक्का दिया था कल, तो आज तुम्हें उसको धक्का नहीं देना चाहिए। जैसे स्कूल में आपके एक क्लासमेट ने आपको जीने पर से धक्का दे दिया और आप गिरते गिरते बचे, आप जान के किसने धक्का दिया, और नेक्स्ट डे आप सोचो कि आप उसको धक्का दे दोगे, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उसने गलत किया तो आप भी गलत करोगे। दैट्स नॉट फेयर। लुक बिफोर यू लीव, बहुत शानदार प्रोवर्ब है लुक, और ये याद रखिएगा कि बिफोर है यहाँ पे, कोई और कनेक्टर नहीं आना चाहिए, और लीप है, मूव नहीं है, गो नहीं है, ठीक। आगे बढ़ने से पहले सब कुछ देख लेना चाहिए। लीप मतलब छलांग लगाना, आगे बढ़ना, तो आसपास देख करके आगे बढ़ना चाहिए, बिना सोचे समझे नहीं आगे बढ़ना चाहिए। जैसे इस इमेज को देखिए, इसमें कोई चलता चला जा रहा आंखों पे पट्टी बांध के तो गिर जाएगा, और ये देखिए आगे बढ़ने से पहले ये देख रहा है ना कि मुझे आगे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और अगर गड्ढा है तो मुझे कितनी छलांग लगानी चाहिए। आपको अगर छलांग भी लगानी तो देख के छलांग लगाओगे तब तो आप उस पार गिरोगे, और देख के छलांग नहीं लगाया, मान लीजिए कि वो जो गैप था वो 2 फीट का था और आप छलांग 1 फीट के हिसाब से लगाए, तब तो उसी में गिर जाएंगे ना। तो कोई भी काम करने से पहले बहुत अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहिए। एक्ट आफ्टर कंसिडरिंग द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस। सोच समझ करके किसी काम को करें, ये सोचते हुए कि इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। इट इज ऑलवेज बेटर टू लुक बिफोर यू लीप, राइट। तो इस तरीके से आज की ये 10 प्रोवर्ब्स कंप्लीट हो जाती हैं। मुझे तो उम्मीद है आपको ज़रूर सब समझ में आया होगा। कोई डाउट अगर रह गया हो तो आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इनमें से कोई भी प्रोवर्ब अगर आपको कम क्लियर हुई हो तो मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके फिर से आप उसके डाउट को क्लियर कर सकते हैं, राइट।
क्लास को वाइंड अप करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आपको अगर वोकैब की प्रॉब्लम है, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की, सीडीएस की, एनडीए की, स्टेट एग्ज़ाम्स की, बैंक एग्ज़ाम्स की, तो अगर वोकैब आपके लिए एक चैलेंज है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब्स, वन वर्ड, रूट्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, मतलब ओवरऑल जो वोकैब है अगर आपके लिए चैलेंज है तो आप इस बैच को ले सकते हैं। वर्ड पावर 2024 इस नाम से ये बैच है। इसमें बहुत भारी संख्या में हर एक चीज़ पढ़ाई गई, इतना कंटेंट मैंने इसमें रखा हुआ है। लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में ये बैच अवेलेबल है और फ़ी है जस्ट 499, राइट। और अगर इस वीडियो को जो भी स्टूडेंट देख रहा है अगर वो फाइनेंशियली वीक है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट करेगा तो इस मिनिमम फीस को भी और मिनिमम कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, आपका इकोनॉमिकली बैकवर्ड होना ज़रूरी है। मेरे हिसाब से फेवर उसी को लेना चाहिए जो अपने आप से किसी काम को नहीं कर सकता, ठीक। और अगर ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन सब पढ़नी, वोकैब के साथ ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ पढ़ना है, तब आप इस बैच के लिए जा सकते हैं। इस बैच में भी वही है, लाइफ टाइम वैलिडिटी और सब कुछ है, ग्रामर पूरा है, कॉम्प्रिहेंशन है, वर्ड पावर है, सब कुछ है। इसकी टोटल फ़ी है 999। इधर भी वही चीज़, अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे और इस फ़ी में रियायत दे दी जाएगी आपको, राइट। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो मैं आलमबाग लखनऊ में पढ़ाता हूँ, फिनिक्स मॉल के पास में। यू आर मोस्ट वेलकम, बिल्कुल आइए, राइट। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।